कहते हैं यदि किसी विधा में जीत हासिल करना हो तो उसकी तैयारी भी शिद्दत से करना पड़ती है। इन दिनों ये कहावत मध्य प्रदेश की राजनीति में सटीक लागू होती है, जहां 23 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बात यदि बीते कुछ दिनों की करें तो तैयारी में बीजेपी की जीतोड़ कोशिशें लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी विधायकों और शिवराज सरकार के मंत्रियों की अलग अलग बैठकें हुई। जहां सीएम हाउस में हुई बैठक में सूबे के मुखिया शिवराज ने विधायकों को विकास यात्रा के संबंध में जानकारियां दी। साथ ही विधायकों को जमीन पर एक्टिव रहने को कहा। सीएम ने यहां ये भी कहा कि एक एक दिन बहुत कीमती है, इसलिए भोपाल में नहीं अपने क्षेत्र में ज्यादा समय दीजिए। चुनाव के मद्देनजर एक विधायक के नाते क्या कार्यक्रम होने चाहिए, विकास यात्रा निकालने के बारे में ज़्यादा फोकस हुआ। हमारी सरकार ने 2 साल, 2.25 साल, वॉट एवर टाइम इज बीइंग गिवन, उस टाइम पे हमने क्या काम किए, सरकार ने क्या काम किया, आपकी विधानसभा में कितने काम हुए, इन तमाम विषयों को लेके एक विकास यात्रा निकालना है। क्षेत्र में फोकस करना ही है। अब 1 साल भी नहीं बचा है, तो अब तो एक एक दिन महत्वपूर्ण है। वहीं शिवराज सरकार के मंत्रियों की बैठक में सत्ता और संगठन के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री बैठेंगे, जहां वे मंडल और ऊपर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही मंत्रियों को प्रभार वाले जिले में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं, जहां वे SC/ST छात्रावासों का निरीक्षण भी करेंगे। कि इस तरह की योजना बन रही है कि कार्यालय में अब सप्ताह में एक दिन 3 मंत्री एक साथ बैठकर जो मंडल और उससे ऊपर के जिले के कार्यकर्ता हैं उनके साथ में सीधा संवाद, संपर्क, जानकारी और निदान ये सब करेंगे। कि गरीब बस्तियों में जब प्रभारी मंत्री प्रभार के जिले में प्रवास पर जाएंगे तो गरीब बस्तियों में हमारे छात्रावास जो ST और SC के छात्रावास हैं उनके साथ उन छात्रावासों में और बिना प्रोग्राम के, घोषित प्रोग्राम से नहीं अघोषित प्रोग्राम से अकस्मात जाएंगे प्रदेश के अंदर, जिससे वास्तविकता का यथार्थता में चरिचित्रण हो सके। 23 की तैयारी तो हम आज चुनाव निबट जाए तो कल शुरू कर देते हैं जी। जब चुनाव सरकार बनी थी उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं बीजेपी की तमाम कवायदों और कोशिशों को कांग्रेस ने नाकाफी बताया। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि ये जितनी भी कोशिशें कर लें उससे कुछ होने नहीं वाला। जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश की जनता प्रताड़ित है, परेशान है। 4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, किसान परेशान है, महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है। पर जनता के काम करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बैठक, भोजन और विश्राम में लगी हुई है। जनता को रोजगार कैसे मिले, कैसे किसान को फसलों का दाम मिले, नौजवान को उसका हक और अधिकार मिले, मध्य प्रदेश में विकास हो, इसके ऊपर काम करे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। 2023 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में कसावट लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की मौजूदा तैयारियों को देखकर तो यही लगता है। जहां जनवरी से बीजेपी और सरकार के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, वहीं नए साल को लेकर कांग्रेस की भी अपनी तैयारी है। जहां MP में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प लाया जाएगा, तो इधर बीजेपी विकास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में सरकार की योजनाएं लेकर जा रही है, जहां बीजेपी विधायक तमाम विकास कार्यों की सौगातें देंगे। हालांकि ये देखना अहम होगा कि जनता किस पार्टी की कवायदों से कितना संतुष्ट होती है और किसे 2023 में अपना आशीर्वाद देती है। बाकी चुनाव से पहले जनता को अपनी ओर करने की ये कोशिशें तो अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि अगले साल जनाब MP में विधानसभा चुनाव जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बैठक में आप सभी का बहुत स्वागत है। 2023 चुनावी साल है और इस साल से पहले और इस साल भी बैठकें होंगी। बीजेपी की बैठकें होंगी, कांग्रेस की बैठकें होंगी और दोनों ही पार्टियां जमीन में नजर आ रही हैं, नजर आएंगी भी। कवायदें अलग अलग हैं, कोशिशें अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है।
जनता का साथ, क्योंकि 2023 के लिए संघर्ष दोनों ही पार्टियां करेंगी। एक पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए और दूसरी पार्टी सत्ता में वापसी करने के लिए। नाम बताना जरूरी नहीं है। तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले नजर एनडीए एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले 23 की तैयारी में कौन है किस पर भारी? विकास यात्रा से क्या बीजेपी को मिलेगा जन आशीर्वाद? क्या संकल्प के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी कांग्रेस? और अंत में कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी वाले दावे में आखिर कितना दम है? ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा को शुरू करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धैर्यवर्धन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। और वरिष्ठ पत्रकार पवन देवलिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत धैर्यवर्धन जी, विकास यात्रा है, फिर मंत्रियों को प्रदेश कार्यालय में भी बैठना है, उसकी भी जिम्मेदारी है, प्रभारी मंत्री भी प्रवास पर जा रहे हैं, और क्या कुछ है जानकारी? बहरहाल शुरुआत वाली तो मैंने बता दी। देखिए, जहां तक यात्राओं का और बैठकों का कार्यक्रम पर आप चर्चा करना चाहिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता और खूबसूरती है कि हम 365 दिन लगातार संगठन की कोई ना कोई गतिविधि को अंजाम देते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। 12 महीने हम लोग कभी शिथिल नहीं होते हैं। विजयश्री के आगोश में खुद को इतना नहीं डुबोते हैं कि उसके आगे के तमाम सारे कामों को पेंडिंग कर दिया जाए और उसी खुशी में महीनों तक डूबे रहे। यदि कोई तकलीफ दे समाचार मिलता है, कभी परिणाम विपरीत भी आ जाए, तो शोक में भी महीनों नहीं गुजारते हैं। ये हमारे संगठन के जो तमाम नेता हैं, उनका वर्षों का अनुभव है, उनका जो उनको धरोहर मिली है, थाती मिली है, जो वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला है, जिस सांचे में वो गढ़े हैं, पले बढ़े हैं, वे हम सब कार्यकर्ताओं को भी उसी अनुरूप ढालते हैं जी। इसलिए समय समय पर यह चिंता होती है कि हमारी जो धार है उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा प्रवास है, हमारा जो संपर्क है उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम अपनी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच कैसे जाएं, उस पर निरंतर मंथन होता है और उसको हम अंजाम देते हैं। चलिए ठीक है, आनंद जी से पूछता हूं। आनंद जी, आप लोग संकल्प ला रहे हैं कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का, और फिर आप लोग जनता के बीच में भी किस तरह से जा रहे हैं, ये बताइए। देखिए, कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो पिछले पूरे 4 सालों से, या यूं कह लीजिए 8 सालों से जनता के मुद्दों पर मुखर है। चाहे बात हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की हो या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की हो, और हम सब लोग लगातार जनता के बीच सतत संपर्क कर रहे हैं। और देश के इतिहास में एक सबसे लंबी यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी लगातार पिछले 4 महीनों से सड़क पर ही हैं। तो जनता के मुद्दे हैं महंगाई, जनता के मुद्दे हैं बेरोजगारी, और वास्तव में जब हम सरकार चुनते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि युवाओं को अच्छी नौकरी मिले, उन्हें रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिले, महंगाई पर नियंत्रण हो, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, और कानून और व्यवस्था की स्थितियां अच्छी हों। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि ना तो युवाओं के पास रोजगार है, ना किसानों को फसलों का उचित दाम मिल रहा है, महंगाई जो है वो बिल्कुल बेतहाशा बढ़ती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिस दृष्टिपत्र के माध्यम से चुनाव लड़ी थी, वो दृष्टिपत्र को भूलकर केवल जो है इनका एक नारा है कि जनता का वोट के रूप में साथ लेकर ठेकेदारों का विकास करना, कमीशन खोरों पर विश्वास करना, और इसी प्रयास में पूरी पार्टी आज लगी हुई है। और यही कारण है कि कारम डैम घोटाला होता है, पोषण आहार घोटाला होता है, मध्य प्रदेश में 529 करोड़ की लागत से एक डैम बह जाता है, और
जिस जिस नीति आयोग का एक इंडेक्स कहता है कि मध्य प्रदेश में जो है 37% आबादी गरीब है, यानी कि 2.5 करोड़ लोग 18 वर्ष के शासन के बाद मध्य प्रदेश में गरीब हैं, उन्हें गरीबी रेखा से निकाल नहीं पाए, और 3.5 करोड़ लोगों को आप मुफ्त खाद्यान्न योजना के माध्यम से अनाज दे रहे हो। ये 18 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन, जिसके केवल दावे ही दावे किए जाते हैं, उन दावों पर, उस शासन पर एक काला धब्बा है, काला दाग है। और पूरे प्रदेश में 18 साल के इसी शासन में जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दीजिए। जी नहीं, आप अपनी बात रखिए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि गरीबी पर बहुत बात होती है और हम लोग भी बहुत सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि तो क्या 18 साल से पहले गरीब नहीं थे या 18 साल में गरीब बढ़ गए? ये वाली थोड़ी सी चीज बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। 18 साल के शासन की जिम्मेदारी क्या है? जब 3000 करोड़ कर्जा रहे और वो 3 लाख करोड़ में परिणत हो जाए जी, और उसके बाद भी गरीबी वहां की वहीं है। 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जी 17वें स्थान पर है, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और सड़क में डामर नहीं है, और ये कहते हैं कि ये विकास है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चार्वाक का दर्शन है कि ऋण लेकर घी पी लेना चाहिए, लेकिन वो किसके लिए? जब बच्चे मध्य प्रदेश के कुपोषित हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी राज्य है, और जब हैप्पीनेस इंडेक्स में 36 राज्यों के बीच में 35वें स्थान पर है, तो मैं ये समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश में 18 साल के शासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ठीक है। चलिए, आपने गरीबी की बात की, तो अलीराजपुर में सबसे अधिक गरीबी है, उसके बाद उसी से लगे पड़ोसी झाबुआ में, जिससे अलीराजपुर बना था, और बड़वानी में। ये मैं जिले इसलिए बता रहा हूं, ट्राइबल वहां भी निवास करते हैं। देववर्धन जी, आऊंगा आपके पास। देवलिया साहब का रुख करते हैं। देवलिया साहब, मुद्दों की भीड़ में कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है? सदन भी आपने बहुत अच्छे से देखा था, सदन में क्या कुछ हुआ ये हमने बहुत करीब से देखा, और अब जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से रेडी है, कमलनाथ जी को अब संकल्प के थ्रू मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बिल्कुल कांग्रेस बता रही है, जनता के बीच जाएगी, ये तमाम चीजों पर देखिए, आज का मुद्दा बड़ा अहम है जी। अहम इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी में जो है लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो मध्य प्रदेश में स्थिति निर्मित हुई है, लगातार 2.5 घंटे सदन में रहकर मुख्यमंत्री को उन नौजवानों के सवालों के जवाब देना पड़े हो, या जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आनंद फानंद में अपनी रणनीति बनाती है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को इनकम्बेंसी स्पष्ट दिख रही है। और जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जहां सदन के 2 बड़े नेता, कांग्रेस के कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह, दोनों जन सदन से नाराज थे। युवाओं ने जो अपनी सोच और समझ का प्रदर्शन किया है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि 18 साल की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की रही है, और उनके मुख्यमंत्री चौथी बार के हैं, और उन युवाओं का जवाब देने के लिए सदन में 2.5 घंटे लगातार बोलते रहे वो, ये एक बड़ा अप्रत्याशित जैसा कदम है। और बाकी फ्लोर मैनेजमेंट आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबको दिखाया भी गया है जी। और कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को पूरा अपने पक्ष में बनाना चाहेगी निश्चित रूप से। और जहां तक प्रभारी मंत्रियों की बात है, ये जिलों में नहीं जा रहे हैं, योजना समितियों की बैठक नहीं हो रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बता रहा है। और हमें लगता है कि कुछ बातें जो है छोटे जिलों में छपने में आ जाती है, बड़े राजधानी तक नहीं पहुंच पाती है। ये देववर्धन जी को बहुत अच्छे से पता है कि अशोकनगर, शिवपुरी, गुना क्या माहौल चल रहा है वहां। अभी कुछ गुना के कुछ पार्षदों को किसने निष्कासित करवाया, एक मंत्री की दूसरे मंत्री से कैसे द्वंद्व चल रही है। तो अशोकनगर का जो एक अप्रत्याशित निर्णय आया, उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की हो, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के घर के अंदर जो एक आग धधक रही है, उसको कांग्रेस अपने पक्ष में लेने के मूड में है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अति सक्रिय होने के लिए रणनीति बनाना पड़ी। बिल्कुल। और ये जो बात आपने कही है कि मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे, यानी प्रभार वाले क्षेत्र में नहीं जा रहे, तो लब्बो-लुबाब यही है कि जो बात शिवराज जी ने कही है विधायकों को लेकर भी, कि आप अपने क्षेत्र में जाएं, भोपाल दौड़ ज्यादा ना लगाएं, ये समय कीमती है, ये बात उन्होंने कही थी 2-3 दिन पहले। धैर्यवर्धन जी, बहुत धैर्य से आपने आनंद जी की पूरी बात को सुना, तो जवाब तो बहुत, मतलब सवाल तो इनके पास बहुत सारे हैं,
जिसके जवाब देने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है? आनंद चटर्जी ने अपनी चर्चा में ऋषि चारवाक के सिद्धांत का उल्लेख किया। नहीं, और भी उदाहरण दिए, और भी सारे उदाहरण दिए। चारवाक जी का, हाँ, चारवाक जी का वो श्लोक पूरा इस प्रकार से कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। पर मध्य प्रदेश की सरकार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमने क्या कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से कोई कर्जा ले लिया? भारत सरकार के अपने नॉर्म से, वित्त आयोग की अपनी नियमावली होती है, उसके अंतर्गत राज्य सरकार को अधिकार होता है कि वह अपने बजट या जीडीपी के अनुपात में कितने प्रतिशत तक का ऋण ले सकते हैं। विपरीत हालातों में ऋण नहीं लेंगे तो कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे बांट पाते? विपरीत हालातों में अगर हम ऋण ना लेते तो गरीब को राशन कैसे पहुंचा पाते? और आनंद जी, उंगली हम पर बाद में उठाना, पहले पूरी बात सुन लीजिए। जिस गरीबी, आराम से सुन, पूरी बात फिर से रहिए ना, मैं तो उंगली ही उठा रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आनंद जी ये कह रहा था कि जिस गरीब की फिक्र में अभी आप टीवी चैनल पर दुबले हो रहे हैं, उस गरीब को घर किसने दिया? आपकी इंदिरा आवास कुटीरें तो कागजों में और दलाली में ही सिमट गई। वो कब आई कब चली गई किसी को पता ही नहीं है। वो झोंपड़े देखने को तक नहीं मिले। आवास उन गरीबों को हमने दिए। उनके घरों में शौचालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। उन गरीबों के पास अगर छोटी सी किसानी है तो किसान सम्मान निधि कौन दे रहा है? क्या ये गरीबी उन्मूलन के प्रयास नहीं है या नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं? अगर उनके पास छोटे से खेत हैं तो खेतों तक पानी और खेतों तक बिजली किसने पहुंचाई है? ये शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। मैं कितने उदाहरण आपके लिए बताऊं? क्या गरीबों का अगर हम उल्लेख करते हैं तो प्रथम दृष्टया हमारी नजर में आदिवासी से ज्यादा गरीब कोई दिखता है? आदिवासी बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह राशन के लिए, ये अच्छी बात है, अपने बच्चों को फल खिला सके, गुड़ खिला सके, कुछ अन्य आवश्यक चीजें ले सके, उसके लिए कौन दे रहा है? हाँ। शिवराज सिंह जी की सरकार दे रही है ना। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं कहूंगा बहुत ईमानदारी से आपने बात कही कि आदिवासी बहुत गरीब है। सरकार ने हटा दिया। हाँ, आपने भी गरीबों को दिमाग से हटा दिया और आप गरीबी हटा नहीं पाए। आजादी से लेकर अब तक केवल आपकी जुबान पर नारा था ताकि नारे की बदौलत आप वोट ले सकें। ठीक है, चूंकि आपने आदिवासियों का भी जिक्र किया तो मैं बता दूं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, ये वो 6 आदिवासी बहुल जिले हैं जहां 50% से ज्यादा आबादी गरीब है। आनंद जी, अब आप सवाल पूछ रहे थे तो धैर्यवर्धन जी का नैतिक दायित्व है वो फ्लैशबैक में ले गए कि इंदिरा आवास आती थी, उसकी कुटिया नहीं दिखाई दी और गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने दिया, फिर इंदिरा जी ने दिया, फिर राजीव जी ने दिया, फिर ये उदाहरण मैं दे रहा हूं, ये धैर्यवर्धन जी ने नहीं बोला था, एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया। यानी इस तरह के भी सवाल लगते रहते हैं। लेकिन अब आप लोग क्या बिल्कुल कंफर्ट में हैं कि नहीं साहब, मध्य प्रदेश में थोड़ा एक लंबा समय अब हुआ है तो मध्य प्रदेश में तो आप सवाल मत लगाइए, केंद्र वाले सवाल कर लीजिए, वो चलेगा। देखिए, बहुत अच्छा धैर्यवर्धन जी बोले और वो ये बोले कि क्या कांग्रेस अपने कार्यालय से कर्जा दे रही है क्या? ये कुतर्क बहुत अच्छा है। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि क्या मोदी जी के घर से आ रही है या जो मध्य प्रदेश के मामा हैं जिन्होंने बेरोजगारों की पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, उनके घर से आ रहा है क्या पैसा? और मैं सिर्फ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत वाली जो कहावत है वो इसलिए कह रहा था कि 18 साल का शासन कम नहीं होता है, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हुई है और बेरोजगार रहे हैं लोग। तो उस शासन में अगर मध्य प्रदेश से गरीबी दूर नहीं हुई है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हम सरकार चुनते हैं, सरकार की जिम्मेदारी। आपने विपक्ष चुना है क्या? दर्शकों से मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष को चुनते हैं क्या आप या सरकार चुनते हैं ताकि वो आपके स्थान पर आपके लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करे, आपके लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध करे, आपके लिए अच्छे रोजगार का प्रबंध करे? ये सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? आज किस तरह से बच रहे हैं? और जिस आवास का बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं ना, मैं बता देता हूं कि जब 2014 में केंद्र की मोदी सरकार आई थी तब सरिया जो है, जो लगता है मकानों में, वो 4,500 रुपए क्विंटल था, आज 8,500 रुपए क्विंटल है। ये दुगनी महंगाई हुई है। इस महंगाई के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, ये क्यों है? और आज उन्हीं मकानों में मैं आपको दिखा सकता हूं मध्य प्रदेश में, चलिए, क्योंकि मैं ग्राउंड पर घूमता हूं,
ऐसे यहाँ केवल स्टूडियो में बैठकर बात नहीं करता, किसान का बच्चा हूं और गांव में खेती की नब्ज भी जानता हूं, गांव की असली वास्तविक स्थिति बता देता हूं। आधे अधूरे मकान पड़े हुए हैं उन्हीं प्रधानमंत्री आवास के, और वो कर्जदार बने हुए आज घूम रहे हैं गरीब आदिवासी। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नेमावर कांड होता है जहां आदिवासी 10 फीट गहरे गड्ढे में दबे मिलते हैं। और इस बात को मत भूल जाइएगा कि सिवनी में भाजपा के जो पितृ संगठन है उसके लोगों की संदिग्ध जो है संलिप्तता पाई गई है आदिवासियों की हत्या में। आप यहां इस तरह के दावे करके, झूठे दावे चैनल पर कर बचकर नहीं जा सकते। सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश आज जो है, कोई ऐसा वर्ग बता दीजिए। और 400 रुपए का सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार देती थी तो वो महंगा लगता था, आज 1100 रुपए पर धैर्यवर्धन जी एक शब्द नहीं बोलेंगे, जबकि आपके दृष्टिपत्र में आपने कहा है कि हम सिलेंडर पर 100 रुपए की रियायत देंगे। कब मिलेगी वो रियायत, बता दीजिए। चलिए ठीक है, रियायत से याद आया कि राजस्थान सरकार जरूर अप्रैल से 500 रुपए का सिलेंडर देने वाली है, ये मतलब जनता को बता रहा हूं मैं। आऊंगा शर्मा साहब आपके पास, देवलिया जी का रुख करते हैं। सर, 2023 के चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे, ये महंगाई अहम मुद्दा और बेरोजगारी कांग्रेस के लिए भी एक बहुत अच्छा न केवल मुद्दा है बल्कि जनता की लड़ाई लड़ने वाला भी एक अहम हथियार है, जनता भी साथ आएगी, लगता है आपको? देखिए, महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है। इसमें एक चीज और आपके उसमें जोड़ना चाहूंगा जी। 2003 में जब उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया था तो दिग्विजय सिंह को बंटाधार नाम दिया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो रणनीति है इस बार चौथी बार के मुख्यमंत्री को घोषणावीर के नाम से वो लोग नाम देने वाले हैं जी। और जहां तक बेरोजगारी की स्थिति है, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, बिल्कुल मैं सीधा फोकस करूंगा धैर्यवर्धन जी पे। धैर्यवर्धन जी को सब कुछ पता है, लेकिन उनकी एक मजबूरी है कि उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, आज एक विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, वो सरकार के पास जाके सदस्यता ग्रहण करते हैं, संगठन का आता पता नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में जाकर एक मंत्री के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। अब सवाल ये उठता है, हमारे अधीनस्थ काम करने वाले लोग ये पूछते हैं कि सर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली या सरकार की सदस्यता ली? तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी इस समय बड़े असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि अगला नेतृत्व कौन करेगा भारतीय जनता पार्टी का। ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो आकस्मिक जो रणनीति बदली है भारतीय जनता पार्टी की, इसका मतलब ये है कि आपने अपने जो बीता हुआ समय है उसमें अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। प्रभुराम चौधरी को आज भागना पड़ा भोपाल में जी। आप सोचो कि पीछे से कर्मचारी दौड़ रहे हैं और आप एक मंत्री मध्य प्रदेश का राजधानी में दौड़ के गाड़ी में बैठता है, पुलिसकर्मी उसको बिठाते हैं, तो क्या तमाशा चल रहा है ये? अगर इस पे हम सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र को बचा पाएंगे? तो मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं हुई। हमें लगता है कि सवाल उठाना चाहिए और एक मजबूत सरकार के लिए जो सवाल उठते हैं उनका समाधान खोजना चाहिए, तभी वो सरकार मजबूत होगी, तभी अपनी बुराइयों को दूर कर पाएगी। अगर हम अच्छे शुभचिंतक आपके हैं तो हम जो कमियां बताएंगे वो कमियां आपको दूर करना पड़ेंगी, और शुभचिंतक होंगे आपके जो केवल प्रशंसा करेंगे तो आप कुछ भी गलती करते रहिए, हम आपको गलती नहीं बताएंगे तो आप उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अहम है ये चुनाव मध्य प्रदेश में। बेरोजगारी का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बनने वाला है। किसानों के साथ भी बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है, कभी एक फेस आता है कभी 2 फेस आता है। क्योंकि ग्राउंड पे जाके जो बात करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, जिनके पास प्रदेश से खबरें आती हैं, वो ये चीजों को बता सकते हैं। तो ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है, इसलिए बार बार सरकार को और संगठन को ये कहना पड़ रहा है कि विधायक जी जाओ अपने क्षेत्र में, प्रभारी मंत्री जी अपने क्षेत्र में घूमो। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत चिंताओं में है, और कांग्रेस तो क्योंकि किसी का बुरा हो रहा है तो अपना भला करने की फिराक में रहेगी, तो वो जो कुछ कर सकते हो वो अपनी शक्ति लगाएंगे। क्या दायित्व वाली बात है। शर्मा साहब, बहुत कम समय बचा है, आप अंतिम प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नहीं, मैंने बताया ना, किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई शिकायत आदरणीय भाई साहब के सामने खाई होगी, मैं उसको नकार नहीं रहा। जानकारी निश्चित तौर पर उल्लेखनीय है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनकी बात को गंभीरता से हम सबको लेना भी चाहिए जी। पर चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से हमारा भी सतत संपर्क है, आज मैं दिन भर विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र में मैंने गुजारा है, तो बिजली की उपलब्धता को लेकर के ऐसी कोई शिकायत कहीं पर मुझे मेरी जानकारी नहीं आई है। इस प्रकार की चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, महंगाई को लेकर के जो बात अभी आनंद जी कह रहे थे, हमने बताया कि कोरोना काल के बाद तमाम सारी परेशानियां आई हैं,
बहुत सारी चीजों में थोड़ी सी मूल्य वृद्धि हुई है और अनेक लोग जो 2 वर्षों से जिनके व्यापार पर विपरीत छाया थी वे भी थोड़ा सा उस कालखंड की पूर्ति के लिए लगे हुए हैं। ये सब कारण चलिए हम भी इंतजार करेंगे कि उससे जल्दी उभरे देश। जी बोलिए सर आनंद जी। कोरोना काल में जब सरकार गिरानी थी तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बेंगलुरु के रिसॉर्ट की सैर करा रहे थे और 18 साल के शासन को 2 साल के कोरोना में दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन असफलताओं को। ये कैसी सरकार है जो हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दे, कभी कोरोना को जिम्मेदार ठहरा दे। अब आने वाले समय में जनता को जिम्मेदार ठहरा देंगे। समय की समाप्ति हो चुकी है। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही हो रहा था कि किसकी कवायदों में आखिर कितना दम है, बीजेपी या कांग्रेस। दोनों पार्टियों के अगर आप बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, बयानों को सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा एक से बढ़कर एक, कोई किसी से कम नहीं है। चुनावी साल है, इसी तरह की बयान सुनाई भी देंगे। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।